हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत, जिसे लीवर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यकृत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मानव शरीर में हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क के एक हिस्से द्वारा तापमान नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के आंतरिक तापमान की जांच करता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्वासोच्छ्वास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वासोच्छ्वास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120/80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर। अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंसुलिन के कारण। यह अग्नाशय में निर्मित होता है, यानी कि अग्नाशय किसको बोला जाता है? तो पैनक्रियाज को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृतजीवी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मृतजीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्कियोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एस्कियोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? एस्कियोफाइटस कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेफड़ा। मनुष्य में सबसे मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फेफड़ा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपकी छाती में स्थित होता है। फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है? तो छाती में स्थित होता है और श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जिसमें रक्त वाहिकाओं में रक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अमोनिया हानिकारक विषैले अनावश्यक होते हैं और जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। मछलियाँ अमोनियो को अपने शरीर से आसानी से विसरित करके या क्लोम यानी कि गिल्स के माध्यम से बाहर निकाल देती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पति। पति को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पति। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इनमें से क्या पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं जो पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, इनमें से कैसा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शंक्राकार। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शंक्वाकार। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फेफड़ा संख्या में 2 होते हैं और वे आकार में एक दूसरे से अलग होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि बाएं फेफड़े में हृदय के लिए जगह होती है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपचयन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपचयन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से डियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीक भाषा। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की उत्पत्ति से हुई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल। हाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शैवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घासों का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घासों का। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूमि का। अगला सवाल है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गीकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला सवाल है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वान ल्यूहॉक 1676 में की। कब की? तो 1676 में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनावृति बीजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उसे अनावृत बीजी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे जाइनोस्पर्म्स बोला जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोलाणु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोलाणु। गोलाणु यानी कि कोकस भी बोल सकते हैं। गोलाणु को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोकस बोल सकते हैं। गोलाणु गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरियो से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तपेदिक। अगला सवाल है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैजा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्होंने 1796 में काउ पॉक्स से प्राप्त पदार्थ से 8 साल के लड़के को टीका लगाया और दुनिया का पहला सफल टीका बनाया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है टीका रोग जिसे हम लीफ स्पॉट भी बोल सकते हैं किसमें होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मूंगफली। टीका रोग मूंगफली में होता है जिसमें पत्तों पे स्पॉट दिखता है, एकदम काला काला धब्बा दिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं जिससे पौधा कमजोर होता है और उपज कम हो जाती है। यह रोग फंगस के कारण होता है और गर्म व नम मौसम में तेजी से फैलता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आतशक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इन चीजों में से किससे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषाणु। विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइड्रोफोबिया रोग जिसे रेबीज भी कहा जाता है, जो संक्रमित पशुओं की लार से फैलता है। पानी से डरना और गले में ऐंठन महसूस होना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विषाणु। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व विषाणु है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शैवाल। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोर्टिकोलस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्रोटिकोलस कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोप्रोफिलस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। अगला सवाल है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडोकार्पन। जापान में लोग इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला सवाल है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्मेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पार्मेलिया। मिर्गी की औषधि पार्मेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए। धन्यवाद।